नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? खैरियत से होंगे। मैं बी आर जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नाव। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रथम पेपर है, उसमें हम भारतीय वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति, पंच आर्यजन, आर्य और दस्यु इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय धर्मों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था, चार वर्ण इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में उनके सामाजिक संगठन है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और सामाजिक संगठन है उनके इतिहास में वर्ण व्यवस्था का अपने आप में एक अनूठा या महत्वपूर्ण स्थान है, जो सामाजिक विभाजन के रूप में वैदिक काल से लेकर आज तक उत्तर एवं दक्षिण में समान रूप से संचालित या प्रभावमान है। भारतीय सामाजिक संगठन का इतिहास 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जब विश्व के अधिकांश देशों में सभ्यता है वो उषा काल की लालिमा भी नहीं देख पाए थे, अर्थात सभ्यता का प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय भारत में ऐसे सामाजिक संगठनों का निर्माण हो चुका था जो न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हुआ, बल्कि समाज स्वयं भी उससे समृद्धि के मार्ग पे प्रशस्त हुआ। प्राचीन ऋषि मुनियों एवं विचारकों, चिंतकों ने ऐसे जीवन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण किया जो आज भी भारतीय सामाजिक संगठन का आधार बने हुए हैं। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में पारिवारिक व्यवस्था का स्वरूप दिखाई देता है। वह वर्ण और जाति व्यवस्था का अस्तित्व से संबंधित है। वर्ण एवं जाति व्यवस्था का अस्तित्व केवल भारत में ही है। विश्व के अन्य देशों में वर्ण एवं जाति व्यवस्था से संबंधित कोई विशेषता या अस्तित्व नहीं रहा है। प्राचीन भारतीय समाज है वो वर्णाश्रम धर्म पे आधारित था। तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, चिंतकों, विचारकों ने समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रमों में विभाजित किया ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। समाज है वो सामाजिक व्यवस्था है वो निरंतर बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं हो। तो 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इत्यादि की परिकल्पना की गई। इत्यादि का धीरे धीरे विकास हुआ। अब चारों वर्णों का विकास कैसे हुआ कि जो लोग वैदिक काल में जो व्यक्ति पठन पाठन, धार्मिक क्रियाकांड, धार्मिक अनुष्ठान, धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करने का काम करते थे वो ब्राह्मण कहलाए। जो देश की सीमाओं की विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा और आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षा, समाज में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का काम करते थे वो आर्य कहलाए। जो व्यक्ति कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि द्वारा सर्वसाधारण लोगों के लिए धन अर्जित किया करते थे वो वैश्य कहलाए। और जो अन्य तीनों लोगों वर्णों की सेवा करके अपना जीवन यापन किया करते थे, शिल्प से संबंधित कार्य किया करते थे, वो शूद्र कहलाए। ये 4 वर्ण ऐसे थे जो किसी भी समाज में हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के प्राचीन विचारकों ने यह प्रतिपादित किया कि सभी लोग अपने वर्ण धर्म का पालन करें, और राज संस्था का भी एक कार्य था कि वह लोगों को अपना वर्ण धर्म पालन करने के लिए प्रेरित करे और वर्ण व्यवस्था को सब धर्म में स्थिर बनाए रखे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रचलित है। कई विद्वानों का मानना है कि जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ उस समय भी उनमें वर्ण व्यवस्था स्थापित थी, जबकि स्लेटर आदि कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्ण व्यवस्था है वो आर्यों में भारत में आगमन के पश्चात धीरे धीरे विभिन्न चरणों में विभिन्न क्रमानुसार विकसित हुई।
क्योंकि भारत में जब आर्य आए तो उस समय यहाँ पे द्रविड़ या अनार्य लोगों का अस्तित्व था। उन लोगों की यहाँ पे बड़ी बड़ी बस्तियाँ थी, सांस्कृतिक बस्तियाँ थी और उन्नत उनकी संस्कृति थी। तो जब आर्य भारत में आए तो अनार्यों आर्य विजेता थे, अनार्य पराजित थे। तो इन दोनों में भेद होना प्रारंभ हो गया, मतभेद होना प्रारंभ हो गया और स्पष्ट रूप से भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आ गए। आर्य लोग हैं वो गौरव वर्ण के थे, अनार्य लोग हैं वो कृष्ण वर्ण के थे। आर्यों में अपनी रक्त की शुद्धता कायम करने की कामना थी, अतः उन्होंने अनार्यों के साथ प्रारंभ में संपर्क स्थापित नहीं किया। इस प्रकार से समाज में स्पष्ट रूप से दो वर्ग कायम हो गए और विद्वानों की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है वो ऋग्वेदिक काल में हुई। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि वर्ण व्यवस्था का विकास है वो उत्तर वैदिक काल में जाके पूर्ण हुआ। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऋग्वेद के समय भारतीय या आर्य चार वर्णों में विभाजित नहीं हो पाए थे, क्योंकि ऋग्वेद में जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है उसके अतिरिक्त कहीं भी चारों वर्णों का उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। हालांकि ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में ब्राह्मण और क्षत्रियों का तो उल्लेख मिलता है, लेकिन वैश्य या शूद्रों का उल्लेख नहीं मिल पाता है। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण जनता अथवा विष से पृथक होने लग गए थे। विष कहा जाता था कि ग्राम ग्राम से विष बनते थे, लोगों का सामाजिक संगठन होता था, एक विष कबीलों का एक संगठन होता था, तो उससे ब्राह्मण और क्षत्रिय है वो पृथक होने लगे थे। हालांकि अभी तक पूर्णतः चातुर्वर्णीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया था। अब हम देखते हैं पंच आर्यजन। प्राचीन वैदिक काल में ही भारतीय आर्य है वो अनेक जनों या कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पंचजना, पंचकृष्टि आदि का उल्लेख मिलता है, जो निश्चित रूप से उस समय के आर्यों की 5 प्रमुख जातियां या 5 प्रमुख कबीले थे। ये कबीले या जन निम्न प्रकार से थे: अनु, दुर्य, यदु, तुर्वस और पुरु। तो ये 5 जन थे: अनु, दुर्य, यदु, तुर्वस और पुरु। इन पंचजनों के अतिरिक्त भरत, त्रित्सु, संजय आदि जनों का भी उल्लेख वेदों में प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि जो जो भारत में आर्यों का विकास होता गया उनमें विविधता आती गई और विविध जनों का विकास होता गया। आर्य और दास हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आर्य भारत में ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वानों की राय है कि बाहर से आए थे। उनमें अलग अलग विद्वानों की राय है। हम आगे जो हमारा द्वितीय पेपर है उसमें अध्ययन करेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि आर्य लोग हैं वो दक्षिण ध्रुव के निवासी थे। कई विद्वानों का मानना है कि साइबेरिया के निवासी थे। तो इस प्रकार से कोई इनको तिब्बत का निवासी मानता है। तो इस प्रकार से आर्य है वो ऐसा माना जाता है कि एक राय है कि आर्य भारत में बाहर से आए थे और यहाँ के मूल निवासी है वो दास थे। दास या दस्यु या अनार्य थे। ये लोग हैं वो पहले से ही आर्य अनार्य लोग हैं वो इनकी सुसंस्कृत और बड़ी बड़ी बस्तियाँ थी। आर्यों ने उन पर विजय प्राप्त कर लिया और आर्य लोग उनसे घृणा करने लगे और उनसे अपने से हीन समझने लगे। आर्य लोग उन्हें अपने समान स्थिति देने को तैयार नहीं थे। आर्य जनपदों में रहने वाली जनता 2 भागों में विभक्त हो गई, एक आर्य और एक दास या अनार्य। अनार्यों को हीन समझे जाने के कारण, गुलाम समझे जाने के कारण दस्यु या दास कहा गया। दास लोग हैं वो शिल्प कला में अत्यंत दक्ष थे। वे बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया करते थे, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया करते थे, बर्तनों का निर्माण किया करते थे, रथों का निर्माण किया करते थे। अनार्य पराजित होने के बाद भी अपनी शिल्प कला के अंदर अपनी उत्कृष्टता को बनाए रखने में
कामयाब रहे। जबकि आर्य लोग हैं वो श्रेष्ठ सैनिक और विजेता थे, याज्ञिक अनुष्ठानों को गर्व की बात समझते थे और भूस्वामी बनकर पशुपालन, खेती आदि द्वारा अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। फलस्वरूप प्राचीन काल से ही भारत में जो शिल्प कला से संबंधित व्यक्ति है, शिल्प कला से संबंधित लोग हैं, उनको हीन समझा जाने लगा। फिर भी आर्यों और अनार्यों के बीच में पारस्परिक संबंधों का अभाव नहीं था। आर्यों की अपेक्षा अनार्य दासों की संख्या अधिक थी। उन दोनों में पारस्परिक वैवाहिक संबंध भी समय समय पे होते रहे। आर्य प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती गई जो शुद्ध आर्य या दास न होकर वर्ण संकर थे। ऐसे वर्ण संकर लोगों को ही संभवतः व्रात्य कहा गया। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में कहा गया है कि व्रात्य जातियों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है और अथर्ववेद में कहा गया है कि एक व्रात्य सोमयज्ञ होता था जिससे जो अनार्य लोग हैं उनको आर्य बनाया जाता था, आर्य वर्ण में शामिल, आर्य समाज में शामिल किया जाता था। वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव। वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि विश्व के सभी लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति पहले पूर्व वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में समान हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें भेद उत्पन्न होने लगे। आर्यों और अनार्यों में निरंतर संघर्ष की स्थिति के कारण अब आर्यों को कुछ ऐसे वीर सैनिकों की आर्य है और अनार्य निरंतर संघर्ष होने लगे, क्योंकि आर्य विजेता थे, अनार्य पराजित थे। तो आर्यों को ऐसे वीर सैनिकों की आवश्यकता महसूस हुई जो युद्ध कला में निपुण हुआ करते थे, शत्रुओं से विश्व की रक्षा या कबीले की रक्षा किया करते थे और शत यानी हानि और त्राण यानी रक्षा, हानि से रक्षा करने वाले क्षत्रिय कहलाए। यद्यपि ये आर्य विश्व के ही अंग थे, किंतु उन्हें सर्वसाधारण लोगों से अधिक सम्मानित समझा जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के लिए विशिष्ट कुल राजन्य कहने लगे और संभवतः राजन्य ही अपने में से किसी एक को राजा के पद के लिए स्वीकार कर लेते थे। तो जो लोग हैं शरीर से हष्टपुष्ट थे, लंबे चौड़े थे, लंबी चौड़ी कदकाठी के थे, लोगों की आर्यों की रक्षा करने में समर्थ थे, वो सत्य और त्राण अर्थात क्षत्रिय कहलाए, सत्य से रक्षा करने वाले। और उनके कुलों को राजन्य कहा गया। उनमें से किसी एक को राजा बना दिया जाता था और धीरे धीरे ये परंपरा कायम हो गई। ठीक उसी प्रकार यज्ञिक कर्मकांडों में जो व्यक्ति दक्ष थे, पठन पाठन से संबंधित थे, लोगों को धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित किया करते थे, वो ब्राह्मण कहलाए। जो व्यक्ति है वो कृषि कार्य में, व्यापार वाणिज्य में, पशुपालन में दक्ष थे, धीरे धीरे वो वैश्य कहलाए। और जो व्यक्ति शिल्प कला में और चारों वर्णों की सेवा करने में दक्ष माने गए वो शूद्र कहलाए। पूर्व वैदिक काल में हालांकि भेदभाव नहीं था, कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी एक परिवार के व्यक्ति है वो अनेक वर्णों के हो सकते थे। एक स्थान पे एक कवि कहता है कि मैं कवि हूँ, अर्थात कवि पठन पाठन से संबंधित होता है, अर्थात ब्राह्मण है। उसके पिता वेद है, वेद अर्थात उसके पिता वेद से तात्पर्य है कि यहाँ दवाइयों, जो देशी जड़ी बूटियों का उपचार करने वाले हैं वो है, अर्थात व्यापार से संबंधित हो गए, वैश्य हो गए, वो ब्राह्मण हो गया। और उनकी माता है वो आटा पीसने वाली है, अर्थात शूद्र का कार्य करने वाली है। अर्थात एक परिवार में ही अनेक वर्णों के व्यक्ति हो सकते थे। कोई भी व्यक्ति है वो ब्राह्मण या क्षत्रिय इस आधार पे होता था कि उसकी योग्यता एवं कार्य में निपुणता होती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विद्वता, योग्यता और निपुणता के आधार पर ब्राह्मण पद प्राप्त कर सकता था। कोई भी व्यक्ति युद्ध कला के आधार पे, शारीरिक सौष्ठव के आधार पे क्षत्रिय पद प्राप्त कर सकता था और राजन्य पद प्राप्त कर सकता था। कोई भी व्यक्ति है वो
पशुपालन में, कृषि में, व्यापार वाणिज्य में दक्ष होने से वैश्य पद प्राप्त कर सकता था, और जो व्यक्ति शिल्प कला से संबंधित था वो शूद्र पद प्राप्त कर सकता था। यद्यपि आर्य लोग दास अथवा दासियों को अपने से हीन माना करते थे, फिर भी उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था, अर्थात हीन नहीं माना जाता था। ऋग्वेदी काल में तो कुछ दास परिवार बहुत ही समृद्ध थे, आर्य ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा भी लिया करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में बलबूत नामक एक दास है, वो उसका उल्लेख होता है कि उसने ब्राह्मणों को 100 गायें दान में दी। इतना ही कुछ मंत्रों में आर्य ब्राह्मणों द्वारा दासों के हित के लिए कामना की गई है। सर्वाधिक ध्यान देने वाली बातें यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग की सामाजिक स्थिति का आधार जन्म पर आधारित नहीं था, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो यह अनिवार्य नहीं था। कार्य में विशेषता के आधार पर ही व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माना जाता था। तो पूर्व वैदिक काल में इस प्रकार की ये व्यवस्था प्रचलित थी। अब हम अगले प्रकरण में उत्तर वैदिक काल में चातुर्वर्णीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।